So hey guys, welcome back to our channel, that is BSCM by Paras Khatri. The topic which we are discussing today is of class 9 chapter number 5, that is the fundamental unit of life, that is cell. तो अब ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल को, ठीक है। तो पहले तो समझिए, पहले इसकी स्टार्ट करते हैं जहां पे हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म किया था। याद करो, जब चैप्टर नंबर 1 शुरू किया था, स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर था, तो मैंने ये बोला था कि जितने भी हमारे जो आसपास में सिर्फ दो ही तरीके की चीजें हैं, ठीक है, लिविंग चीजें, नॉन लिविंग चीजें। मैंने बोला था कि जो नॉन लिविंग चीजें हैं वो बनती है मैटर से और लिविंग चीजें बनती हैं सेल से, ठीक है। और मैंने बोला था इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, है ना। तो अब वो समय आ गया है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो हमने नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो अच्छे से स्टडी कर लिया, ऑर्गेनिज्म नहीं मतलब नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उसको हमने अच्छे से स्टडी कर लिया और ये पाया कि नॉन लिविंग चीजें किससे बनती है, मैटर से। मैटर किससे बनते हैं, पार्टिकल से। वो सब हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम इसी तरीके से समझेंगे कि जो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे हम हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, कोई भी जो जिंदा है, जिनके अंदर जान है, वो सभी किससे बने होते हैं, वो सभी बने होते हैं सेल से, ठीक है। यानी कि सेल क्या है, सेल वो सबसे छोटी चीज है जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म बनता है, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब इसको अब सबसे पहला क्वेश्चन ही यही आता है पेपर में, ठीक है, कि वाई सेल कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी मैं जो नोट्स आपको दूंगा उसमें भी यही लिखा होगा, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, वाई सेल इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब ऐसे समझिए, बहुत सारे सेल से मिलकर के बनता है क्या, एक टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के बनता है एक ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बनता है ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के बनता है ह्यूमन बॉडी या फिर कोई भी बॉडी, ठीक है। तो यानी कि एक बॉडी अल्टीमेटली बनी किससे, तो वो बनी सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी उसकी, सेल। तो सेल से बनी सबसे छोटी यूनिट, तो इसीलिए मतलब क्योंकि सेल उसकी सबसे छोटी यूनिट था और उसी से सब कुछ बना है, तो इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ये इस तरीके से मैं ऐसे आपको एक एरो डायग्राम की तरह समझा देता हूँ। और पेपर में यदि ये क्वेश्चन आए तो आपको भी ऐसे समझाना है ताकि टीचर के मतलब एक सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज आ जाए कि यू हैव दैट प्रेजेंटेशन स्किल, कि आपको प्रेजेंटेशन स्किल है, आपको मालूम है कि क्वेश्चन को कैसे दिखाना चाहिए। तो आपको ऐसे करना चाहिए, आपको यहाँ लिखना चाहिए सेल्स। सेल से क्या बनता है, मैंने क्या बोला, टिश्यू। टिश्यूज से बनते हैं क्या, ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये मेरे पास जगह नहीं है, आप पूरा सीधा बनाना। ऑर्गन से क्या बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स। और ऑर्गन सिस्टम से बनता है क्या, बॉडी। ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी, प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, कोई भी, ठीक है। तो कुल मिला के जो बॉडी, हमारी बॉडी है या किसी की भी बॉडी है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू होता है, सेल से। इसीलिए सेल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फंडामेंटल का मतलब क्या है, सबसे बुनियादी, सबसे छोटा, सबसे आखिरकार, तो वो सेल ही है। क्लियर है इतनी बात, डन। अब सेल की खोज किसने करी, तो सेल की खोज करने वाला महान व्यक्ति था रॉबर्ट हुक, ठीक है। ये पेपर में आता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, बहुत बार पेपर्स में आया है। हु डिस्कवर्ड सेल, एक सिंगल एक नंबर का क्वेश्चन होता है, हु डिस्कवर्ड सेल। आंसर है रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 के अंदर, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक ने भी कैसे डिस्कवर किया कि सेल होता है, तो रॉबर्ट हुक ने ये डिस्कवर किया सेल कैसे होता है, थ्रू अ माइक्रोस्कोप, ठीक है। जब उसने क्या करता गया, जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर एंगल्स पे एंगल, एंगल पे एंगल, एंगल पे एंगल चेंज करता गया, फोकस चेंज करता गया, तो उसने देखा कि जैसे बॉडी, जैसे मान लीजिए नॉर्मल बॉडी है, तो उसने नॉर्मल बॉडी को जब मैग्नीफाइंग किया तो उसने देखा कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम कैसे, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव बोल दिया मैंने, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो अलग अलग सिस्टम्स हैं। तो उसने पहले तो जब बॉडी को जूम इन किया तो उसे दिखा बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। फिर उसने ऑर्गन सिस्टम को भी आगे जूम इन किया तो उसने देखा कि ऑर्गन सिस्टम के भी आगे और अंदर ऑर्गन्स है। जैसे डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या है, हमारा स्टमक है, हमारी इंटेस्टाइन है, हमारी पैनक्रियाज है, गोल ब्लैडर है, ये सब कुछ है, तो ये हमारे ऑर्गन्स हो गए। फिर उसने कहा चलो ऑर्गन को भी और आगे जूम इन करके देखें। तो ऑर्गन को जब जूम इन करके देखा गया तो पता चला कि ऑर्गन किससे बने, वो बने टिश्यूज से, ठीक है। तो जब टिश्यूज को भी और जूम इन करके देखा गया तो पता चला कि टिश्यू किससे बने, वो बने हैं सेल से। तो इस तरीके से सेल की डिस्कवरी हो गई। फिर जब सेल को और आगे तोड़ा तो सेल किससे बने थे वो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि सेल किससे बने, सेल के अंदर क्या क्या होता है, वो सब कुछ अभी पढ़ेंगे। पर फिलहाल के लिए जब वो इतनी बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है।
अच्छा, अभी आप लोग में से कोई पूछ रहा था वही कि ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में डिफरेंस क्या है? तो सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री इज, नाम से ही पता चलता है, ठीक है। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट केमिकल्स, ठीक है। केमिस्ट्री केमिकल से ही वर्ड बना है कि जब आप केमिकल्स को डिफरेंट लेवल पे रिएक्ट करवाते हो, उनको मिलाते हो, कुछ नई चीज़ बनती है, कुछ अलग चीज़ बनती है, तो वो सब कुछ केमिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। तो अभी जब हमने जैसे पढ़ा, ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा था पहला चैप्टर वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। उसके अंदर हमने देखो कितने सारे केमिकल्स मिलाते गए, है ना, ये मिला, इससे ये बना, इससे वो बना, सब कुछ मिलाते चले गए ना, तो उससे क्लियर है कि ये केमिस्ट्री था, ठीक है। फिर अब बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी वर्ड बना है बायोलॉजिकल से, और बायोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? बॉडी के इंटरनली जो कुछ होता है वो सब बायोलॉजिकल होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अभी ना ये आजकल बहुत वेब सीरीज का ज़माना है, ठीक है। तो वेब सीरीज के ज़माने में ना मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने बहुत सारी वेब सीरीज में सुना है कि हु इज़ योर बायोलॉजिकल फादर, ठीक है। अब ऐसा इस बात को अदरवाइज मत लेना, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि बायोलॉजिकल फादर आजकल क्या है, आजकल ज़माना थोड़ा एडवांस्ड है। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति का बायोलॉजिकल फादर और नॉर्मल फादर एक ही हो। बायोलॉजिकल फादर मतलब है कि जिसका अंश उस बच्चे के अंदर है, मतलब कि उस बच्चे का एक्चुअल फादर कौन है जिसने उसे बर्थ दिया है। और नॉर्मल फादर जैसे मान लो कि बाद में मदर ने किसी और से शादी कर ली तो अब उसके साथ रह रही है, दूसरे हस्बैंड के साथ रह रही है, ठीक है, सौतेला बाप टाइप्स, ठीक है, तो वो उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। तो बायोलॉजिकल वर्ड इज सिंपली रिलेटेड टू द बॉडी, द इंटरनल बॉडी, ठीक है। तो आपकी इंटरनल बॉडी जो है वो बायोलॉजिकल से बना है। तो बायोलॉजी के अंदर हम बेसिकली इंटरनल बॉडी के बारे में समझते हैं, बॉडी किस तरीके से काम करती है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो वो सब चीजें हम बेसिक उसमें अंदर समझते रहते हैं, क्लियर है। एंड फिजिक्स के अंदर क्या है? फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट्स, ठीक है। तो जब आप डिफरेंट मेजरमेंट्स को, डिफरेंट कंसेप्ट्स को, ठीक है, मतलब ऐसे समझो जब साइंस के डिफरेंट कंसेप्ट को आप मैथमेटिकल एंगल से देखते हो तो वो फिजिक्स कहलाती है, ठीक है। जैसे अभी आप चैप्टर पढ़ोगे मोशन, लॉज रिलेटेड टू मोशन, ग्रेविटी, ये सब कुछ जो चैप्टर आप पढ़ोगे इन सब के अंदर है क्या? नॉर्मल साइंटिफिक कंसेप्ट्स हैं, बस उसको आप मैथमेटिकल दृष्टि से देखोगे, मैथ्स की दृष्टि से देखोगे तो वो फिजिक्स बन जाएगी, क्लियर है, डन। तो ये हमको समझ में आया। तो अब हमारे को ये क्लियर हो गया कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजी में हमारा चैप्टर है सेल। ओके, अगली चीज, अब ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बने किससे होते हैं? वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सेल से बने होते हैं। अब एक सेल दिखाई कैसा देता है, ठीक है, सेल कैसा दिखाई देता है? तो सेल दिखाई देता है कुछ ऐसा, जैसा आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब हमारे पास में माइक्रोस्कोप नहीं है, एक आध साल 2 साल में खरीदेंगे, ठीक है, तो वरना आपको दिखाते, ठीक है, बट लेकिन ये स्कूल में दिखाएंगे आपको, ठीक है, मतलब मेरा उम्मीद है कि दिखाएंगे, ना दिखाएं तो भाई ऐसा कुछ बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट हो सकता है दिखाए आपको, क्योंकि हमारे को भी दिखाया था, ठीक है, तो तुम्हें भी दिखाना चाहिए। तो ये कैसे होता है, वो क्या होता है वो समझिए। तो आप सेकंड क्वेश्चन जो आपके वर्कशीट में लिखा होगा वो ये लिखा होगा कि हाउ डू वी क्रिएट या फिर हाउ डू वी प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट। इसको ध्यान से समझना जो बोल रहा हूँ, कि टेम्परेरी माउंट क्या होता है, क्या करना है, उस चीज को समझो। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो बुक में आपको ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखने में क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे बिना प्लस्तर की दीवार हो, ऐसा ही दिख रहा है ना, है कि नहीं? बिना प्लस्तर की दीवार है, ईंटों के ऊपर ईंटें लगा रखी है, बस ऐसा ही दिख रहा है। तो एक्चुअल में जब हम सेल को देखते हैं तो वो ऐसा ही दिखाई देता है, ठीक है, सेल्स एक के साथ एक जुड़े होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से दिखाई देता है। पर अब ये दिखाई देता कैसे है? तो उसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं? तो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ना वो पेपर में आता है कि आप इसको कैसे प्रिपेयर करते हो। तो उसके लिए समझो, सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं, ठीक है, ग्लास स्लाइड लेते हैं। ग्लास स्लाइड कैसे होती है? ऐसे कांच की, कैसे इतनी सी रेक्टेंगुलर शीट सी होती है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, तू सुन ले, जो बाद में डाउट होगा पूछो, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शीट होती है, रेक्टेंगुलर जो है वो ग्लास शीट होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या करा जाता है? अब जैसे ये अनियन पील है, जो आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है ना, ये अनियन के पील का है, ठीक है। अनियन के पील का कैसे हो मैं समझाता हूँ। आप कभी प्याज को ऐसे काटो तो उसके बाद ऐसे पतली सी एक झिल्ली सी होती है ना, व्हाइट कलर की या फिर ट्रांसपेरेंट सी, एक ऐसे झिल्ली सी एक लेयर सी होती है, उसको बोलते हैं ऑनियन पील। तो आपको करना क्या है? एक अनियन पील को लेना है, ठीक है, उसको काट के ऐसे छोटा सा उसका टुकड़ा ले लेना है। उस टुकड़े को आपको प्लेस कर देना है इस स्लाइड के ऊपर, जो ग्लास स्लाइड दी थी आपने, उसके ऊपर प्लेस कर देना है। उसके ऊपर आपको अब क्या डालना है? उसके ऊपर अब आपको डालना है ग्लिसरीन। यू हैव टू पोर सम ड्रॉप्स ऑफ ग्लिसरीन, ठीक है, आपको ग्लिसरीन की ड्रॉप्स डालनी है। ग्लिसरीन की ड्रॉप्स क्यों डालते हैं? क्योंकि ग्लिसरीन क्या करता है, ग्लिसरीन जो है वो उसको मॉइस्चर कंटेन रखता है, ठीक है, ग्लिसरीन मॉइस्चर के लिए होता है।
कभी सुना है ना आंख में ग्लिसरीन लगाने से क्या होता है? आंसू आते हैं। नकली आंसू कभी लाने हो तो आंख में हल्की सी यहाँ पे ऐसे ग्लिसरीन लगा लेना, ठीक है, तो आंसू आने लगेंगे, ठीक है। तो ग्लिसरीन क्या करता है? मॉइस्चर क्रिएट करता है। आंख में मॉइस्चर क्रिएट करता है तो आंसू आ जाते हैं, तो उसमें भी मॉइस्चर क्रिएट करके रखता है ताकि जो अंदर के सेल है वो एकदम से मर ना जाए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज हम उसके अंदर क्या डालते हैं? दूसरी चीज हम उसके अंदर डालते हैं सैफ्रनिन। क्या डालते हैं? सैफ्रनिन। ये सैफ्रनिन क्या होता है? आसान भाषा में सैफ्रनिन वर्ड बना है सैफरन से, और सैफरन क्या होता है? केसर, ठीक है। तो केसर के रंग को सैफ्रनिन बोलते हैं, आसान भाषा में केसर के रंग को सैफ्रनिन बोलते हैं। तो आपको सैफ्रनिन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है उसके ऊपर। वो क्यों? वैसे जनरली जो सेल आपको दिखाई देंगे ना वो ट्रांसपेरेंट से होंगे, व्हाइट कलर के ट्रांसपेरेंट। तो जब आप उसे माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिखेंगे ही नहीं, तो उसके ऊपर कलर डाल देते हैं हल्का सा, ताकि वो उसकी जो ये बाउंड्रीज है वो आराम से हमारे को दिखाई दे सके पिंक कलर की। तो इसलिए उसके ऊपर सैफ्रनिन डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? वाइप आउट करते हैं, मतलब उसको क्लियर करते हैं कि मतलब जैसे ऑब्वियसली देखो ना, किसी भी चीज के ऊपर में 2 बूंद ये डाल दूं, 2 बूंद हो रहा है तो वहाँ पे गीला गीला हो जाएगा ना, तो उसको हम थोड़ा सुखाते हैं, थोड़ा सा उसको क्लियर आउट करते हैं, साफ करते हैं स्लाइड को, और फिर उसको हम प्लेस करते हैं माइक्रोस्कोप पे, और फिर हम उस पर जो है वो देख लेते हैं सेल्स। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू प्रिपेयर अ टेम्परेरी माउंट? तो ये उसके स्टेप्स समझ में आया। बाकी अभी जो आपको शीट मिलेगी उसमें ये सब कुछ लिखा होगा, ऐसे ही लिखा होगा, बस मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो इसी तरीके से यही सेम प्रोसेस फॉलो करके अगर आपको दिखाएंगे ना स्कूल में, तो यही सेम प्रोसेस फॉलो करके दिखाएंगे, तो आप वहाँ पे थोड़ा होशियारी दिखा सकते हो, अरे ये डालो ये डालो, ऐसे ऐसे कर सकते हो वहाँ जाके। अच्छा एक चीज़ और, टीचर्स 2 तरीके से ये एक्सपेरिमेंट कराती है। अगर मैडम के पास प्याज होता है तो मैडम प्याज यूज़ करती है, और मैडम के पास अगर प्याज नहीं होता तो एक और ऑल्टरनेटिव होता है इस मेथड को करने का। वो होता है क्या? वो होता है चिक्स, मतलब चिक की इनर फ्लैश। मैडम क्या करेगी? मैडम ऐसे अपना मुंह ऐसे खोलेगी लंबा सा, ठीक है, और एक ऐसे कुछ भी ऐसे कोई भी चीज़ लेके, चम्मच वम्मच लेके, ये जो अंदर का होता है ना, ये अंदर का हिस्सा, इसको ऐसे खुरचेगी एक जरा सा, ठीक है। तो खुरचने के बाद में जो ऐसे ऑब्वियसली आप भी अगर करके देखोगे तो कुछ ऐसे वाइट सा आएगा ना, ठीक है। तो वो जो आया है वो आपका चिक सेल है। क्या है? चिक सेल, ठीक है, इंटरनल चिक सेल है आपका। उसको रखेगी उसके ऊपर और फिर उस पर यही सारा प्रोसेस करेगी, तो उससे फिर आपको चिक सेल्स दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे यही क्यों? अब दूसरा कहाँ से शरीर को काट के आपको दिखाएं? कौन सा हिस्सा काट के दिखाएं? किसका काटे? मैडम अपना भी नहीं काट सकती, तो फिर क्या करें? तो इसीलिए ये सबसे आसान तरीका है यहाँ से निकाल लेने का, चिक सेल। समझ में आया? ठीक है। तो ये 2 तरीके से मैडम आपको करके दिखा सकती है, पर प्रोसेस यही रहेगा। क्या क्या डालना होता है? सबसे पहले ग्लिसरीन डालते हैं, फिर सैफ्रनिन डालते हैं, फिर क्लीन करते हैं, और फिर प्लेस करते हैं। ये चीज 4 बातें समझ में आ गई? क्लियर है? क्या क्या डालते हैं? क्लीन और फिर प्लेस, ठीक है। अब बात करते हैं ये स्ट्रक्चर होते क्या है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होते क्या है? तो बेसिकली क्या है कि कोई भी जो सेल्स होते हैं ना, वो आपको अब ये समझना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हमारी पृथ्वी पर 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म है। एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा जीव जिसके अंदर एक ही सेल हो। यूनि सेल, यूनि मतलब 1, ठीक है, जिसके अंदर एक ही सेल हो वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जो मैं आप बनाने जा रहा हूँ, ये आपने पहले भी मतलब बनाया होगा या फिर इसको समझा होगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अमीबा। सब जानते हैं इसको, बहुत ही फेमस है ये, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इसके, ठीक है। तो अमीबा, तो अमीबा को हम सब जानते हैं अमीबा होता है, ठीक है। अब ये अमीबा क्या है? अमीबा को याद रखना कि जब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात आएगी तो अमीबा आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि आप देखो यहाँ पर आपको कोई भी दूसरा साथ में जुड़ा हुआ दिख रहा है इसके? अभी मैंने बोला कि सेल्स कैसे दिखते हैं, साथ में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, पर इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ दिख रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये एक ही सेल होता है, मतलब ये अकेला खुद के लिए काफी है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन? जैसे हम ह्यूमंस किससे बने हैं? ये सिस्टम से। हमारी बॉडी में सेल्स है, सेल्स बहुत सारे मिलकर के टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बन रही है। तो हम तो ये वाले हैं, पर अमीबा कौन है? यूनिसेलुलर, ठीक है, एक ही सेल है इसके अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये जो वो मतलब कि करते क्या है, ये अपना मतलब कैसे अपना चलाते हैं, पूरा फंक्शनिंग कैसे चलाते हैं वो आप समझ लो। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसके अंदर अब जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ना, इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ये पेपर में आता है एकदम 100%, ठीक है। मैं ये वाला हिस्सा थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे।
तो अब सवाल आता है पेपर में, हाउ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा टेक्स देयर फूड, ये वर्कशीट में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि हाउ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा टेक्स देयर फूड या फिर टेक्स न्यूट्रिशन, ठीक है। तो उसका आंसर क्या है? तो ये अमीबा क्या करता है, ऐसे मान लो ये अमीबा है यहाँ पे, अब अगला एक और मैंने यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने एक फूड का पार्टिकल रख दिया, फूड का पार्टिकल है, खाने का टुकड़ा है, तो ये अमीबा क्या करेगा, आगे जाएगा यहाँ पे और इस तरीके से करना शुरू कर देगा, ठीक है, फूड को ऐसे दोनों तरफ से ऐसे घेरना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये जो दो घेर रहा है, ऐसा नहीं लग रहा तो हाथ है इसके, ऐसे घेर के अंदर ला रहा है, हाथ नहीं है ऑब्वियसली इसके, लेकिन ऐसा लग रहा है ना, तो इन्हीं दोनों को बोलते हैं क्या, सीडोपोडिया, क्या बोलते हैं, लेकिन सीडोपोडिया के स्पेलिंग यहाँ पे पी से शुरू होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग हो सकता है मेरे गलत भी हो थोड़े बहुत, आगे पीछे देख लेना, ठीक है। सीडोपोडिया वैसे यही स्पेलिंग होते हैं इसके, हाँ यही होते हैं, ठीक है। तो सीडोपोडिया, लेकिन इसकी स्पेलिंग शुरू किससे होती है, पी से, ठीक है। तो ये सीडोपोडिया है, मतलब इसके जो ये ऐसे दो हाथ आगे को बढ़ाता है ना खींचने के लिए फूड को, इस तरीके से। फिर अगला स्टेप क्या होता है इसमें, अगला स्टेप ये होता है, मैं इसके आगे ये स्टेप ऐसे डालता हूँ, अगला स्टेप ये होता है कि फिर इसको ये अंदर डाल लेता है इसके, मतलब ये अंदर में ये इसका न्यूक्लियस और ये फूड पार्टिकल को उसने अब अंदर ले लिया, ठीक है, अंदर अपने अंदर ऐसे घुसा लिया, तो उससे क्या होगा, अब वो उसको डिसॉल्व कर देगा और खा के मस्त डकार मार के काम खत्म, ठीक है, उसने उसको डाइजेस्ट कर लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब डाइजेस्ट किया कोई चीज तो निकालना भी पड़ेगा भाई बाहर, है ना, जवाब देना ऊपर वाले को, तो निकालेगा कैसे, इसी तरीके से यहाँ पे इसका जो ये पूरा स्ट्रक्चर है ऐसे ही बनेगा, मतलब एक जगह से कोने से ऐसे बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सक्रीट कर देगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं या इस तरीके से खाना खाते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। अब आपको समझना है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो भी मतलब हमने समझा सेल्स होते हैं, ये सभी जो सेल्स होते हैं वो क्या सेम दिखाई देते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, ठीक है। सभी सेल्स अलग 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 दिखाई देते हैं, पर अब कोई सेल अलग दिखाई क्यों दे रहा है, उसका भी कोई लॉजिक होना चाहिए। तो कोई भी सेल का जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना, कि जो सेल की शेप और साइज होता है ना, वो उसके द्वारा किए जाने वाले फंक्शन पर डिपेंड होता है, ठीक है। सेल का शेप क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, कि उसका फंक्शन क्या है, मतलब उसका काम क्या है बॉडी में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी बॉडी में आप ध्यान दो, पैर के नीचे वाले हिस्से में और ये हाथ के नीचे वाले हिस्से में त्वचा सख्त है ना, ऊपर के मुकाबले नीचे के हिस्सा सख्त है, राइट। तो अगर नीचे का हिस्सा सख्त है, दिस मीन्स कि इसके जो सेल्स होंगे और इसके जो सेल्स होंगे वो दो डिफरेंट सेल्स होंगे, मतलब दो अलग अलग टाइप के सेल होंगे। इसका शेप और साइज और इसका शेप और साइज अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के फंक्शन अलग है। देखो, इधर वाले हिस्से से हमें सारे रफ काम करने पड़ते हैं, रफ टफ काम करना पड़ता है। कोई उठाना है सामान, कुछ फेंकना है, किसी को मारना है, धक्के वक्के देने, कुछ भी करना है, वो सब काम इधर से हो रहा है, थप्पड़ मारना, तो ये सब काम इधर से हो रहा है ना। तो यहाँ पे इधर वाले की रिक्वायरमेंट अलग है, इधर वाले के फंक्शंस अलग है, पर इधर वाले का फंक्शन अलग है। ये जो पूरी बॉडी का स्किन है ये अलग है। इसी तरीके से आप देखो, हमारी पूरी जो फेस है, फेस की स्किन अलग है, पर लिप्स की स्किन अलग है ना। कभी फील किया है चीज की लिप्स की स्किन जो है वो काफी नरम है इन कंपैरिजन टू होल फेस, ठीक है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर टेस्ट सेंसेस है, ठीक है, उसके अंदर सेंसर लगे हैं टेस्ट के, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, इसी तरीके के आप देखो, अब जो स्किन बाहर है क्या वही स्किन अंदर है? नहीं ना, वो बहुत ही अलग स्किन है। तो कुल मिलाकर के जो जिसका काम है, जिस तरीके का जिस फंक्शन है, जिस सेल का जो फंक्शन है, उसी तरीके का उसका क्या होगा, शेप होगा, और उसी तरीके का उसका साइज होगा। इतनी बात समझ में आ रही। जैसे यहाँ पर आपको हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल्स दिखा रखे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो अलग अलग टाइप के सेल हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। कौन सा सेल है मैं बता देता हूँ। जैसे ये वाला आपको दे रखा है, ये मसल सेल है। जितनी भी हमारी बॉडी की मसल्स हैं, ठीक है, मसल्स, कहीं पे भी मसल्स है, हड्डी के साथ जुड़ी हुई मसल्स, ठीक है, इनके अंदर क्या है, ये वाला सेल है। फिर ये क्या है, ये ब्लड सेल है, हमारे खून के अंदर ये वाले सेल है, ठीक है। फिर ये क्या है, ये जो है वो न्यूरॉन है, जिसे नर्व सेल बोलते हैं। अब ये नर्व सेल क्या होता है वो ध्यान से समझो पहले। नर्व सेल क्या होता है, और जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरी आँख बंद है, ठीक है, यहाँ पे हाथ रखे हुए हैं, किसी ने आकर के ऐसे किया, मुझे पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा, ऑब्वियस। पर जब मेरी आंखें देख नहीं पा रही हैं तो मेरे को पता कैसे चल रहा है किसी ने यहाँ पे हाथ लगाया? तो इसके पीछे है सारा ये नर्व का सिस्टम,
ठीक है। हमारी बॉडी में क्या है, ये जो नर्व सेल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऐसे ये नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी के हर एक कोने 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 में जो है वो मतलब कि फंसे हुए हैं, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही कोई मेरे को हाथ लगाएगा, ये नर्व सेल क्या करेंगे, एक दूसरे को मैसेज देना शुरू करेंगे। यहाँ से मैसेज सीधा 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 कहाँ जाएगा, मेरे ब्रेन में नहीं जाएगा, सीधा सीधा जाएगा मेरी स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, वहां पे मैसेज जाएगा, भाई किसी ने यहाँ पे हाथ लगाया, ठीक है। और ये मैसेज सीधा कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास में। फिर ब्रेन डिसाइड करेगा कि क्या करना है, ठीक है। ब्रेन कहेगा हाँ नॉर्मल है, कोई नहीं, चिल कर, तो कोई बात नहीं। ब्रेन कहेगा ओ किसने हाथ लगा, थप्पड़ मार, तो थप्पड़ मारेंगे। तो कहने का मतलब क्या, ब्रेन डिसाइड करता है वंस द मैसेज रिसीव्ड देयर। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि ना यार गलती से हाथ उड़ गया यार, कसम से मारने की इंटेंशन नहीं थी, बस पता नहीं हीट ऑफ द मोमेंट में एकदम से उसने क्या, मैंने थप्पड़ मार दिया। ऐसा सुना है कभी, और ऐसा आपने देखा भी होगा, ऐसा हो सकता है आपके साथ कभी हुआ भी हो। तो ये क्या होता है, मैं आपको वो चीज समझाता हूँ इसके पीछे की साइंस। एक्चुअल में क्या होता है, कई बारी ना जो मैसेजेस हैं, मैंने अभी आपको बोला मैसेज कहाँ जाता है, पहले स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के पास, फिर रीढ़ की हड्डी से ब्रेन में जाता है। ब्रेन क्या है, ब्रेन बहुत समझदार है, ब्रेन तो सही डिसीजन ले लेता है। लेकिन कई बारी क्या होता है, कई बारी हमारे मैसेजेस ब्रेन तक पहुंचते ही नहीं है, हमारे मैसेजेस स्पाइनल कॉर्ड तक ही पहुंचते हैं। और क्योंकि हमारा मूड कुछ खराब हो या हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा हो, तो ब्रेन तो बिजी है कुछ और काम में, ठीक है ना। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड ने डिसाइड कर लिया कि अब क्या करना है, तो उसने डिसाइड कर दिया मार दे इसको, तो आपने मार दिया। स्पाइनल कॉर्ड ने बोला ऐसे हाथ हटा ले, आपने हटा लिया। स्पाइनल कॉर्ड ने बोला रखे रहने दे, रख लिया। तो कुल मिलाकर के इट इज ऑल साइंस, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी कुछ होता है ये सब कुछ, ये सब साइंस है, ठीक है। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आप कभी क्या करके देखना, कभी मतलब ऐसा करके मत देखना यार, पिटाई होगी वरना। ऐसे किसी का हाथ गरम गरम चाय के कप पर डाल के देखना, तो क्या होगा, वो एकदम से, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ मारने वाली बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो एकदम से जैसे हाथ जाएगा ना ऐसे निकाल लेगा बाहर, मतलब इतनी तेज निकाल लेगा बाहर वो हाथ को, जितनी तेज में वैसे कोई दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकता है। आप, मेरी गारंटी है, आप इसको अगर मोशन में देखो ना, स्लो मोशन में देखो कितना टाइम लगा, तो उससे भी मतलब इतना कम टाइम लगेगा जितने कम टाइम में आप कुछ भी नहीं कर सकते, उतनी तेजी से निकल जाएगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अभी 10th में पढ़ाया जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। नहीं वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। इसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचा ही नहीं, हमारी यहाँ से मैसेज सीधा स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। उसने बोला भाई ब्रेन को मैसेज देने जाएंगे तब तक हाथ जल जाएगा, तो उसने खुद ही डिसीजन ले लिया और उसने बोला हटा, इतने में हाथ कट गया। तो इसीलिए वो डिसीजन तेज होते हैं। चलो ठीक है, ये अभी इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, 10th में आओगे तो बहुत अच्छे से पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है। अभी छोड़ो इसको। तो नर्व सेल समझ में आगे क्या होता है, क्या कैसे करता है। अगला है ये ओवम। ओवम क्या है, फीमेल्स के अंदर एग होता है, फीमेल्स के अंदर एग होता है। वो जो एग होता है ये उसी का सेल है, जो फीमेल्स के अंदर एग होता है ये उसका सेल है, ठीक है। इसके अलावा ये स्पर्म सेल है, जो मेल्स के अंदर एग होते हैं ये उसका सेल है। ये क्या है, ये बोन सेल है, हमारी बोन्स के अंदर भी सेल होते हैं। और ये क्या है, ये है फैट सेल, ठीक है। फैट सेल क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर विसरल फैट होता है। विसरल फैट क्या होता है, ये दिख रहा है, ये विसरल फैट है, ठीक है। तो विसरल फैट क्या होता है, विसरल फैट बेसिकली वो फैट होता है जो आपके सबक्यूटेनियस लेयर्स के नीचे बीच बीच में से फंस जाता है, ठीक है। तो वो होता है क्या, सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपके फैट सेल्स होते हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में लिखा होगा, ठीक है, वो लिखा होगा क्या, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, जब भी अब आप स्कूल जाओगे, ठीक है, जब भी आप स्कूल जाओगे तो आपको अपनी मैडम से क्वेश्चन पूछना है। मैडम से क्वेश्चन आपको ये पूछना है कि मैडम लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है, ठीक है। अब मैडम हो सकता है आपको जवाब दे, हो सकता ना दे, बट वैसे दे देगी, ठीक है। अब मैं आपसे ये क्यों पूछने को कह रहा हूँ, क्योंकि इसके दो जवाब है, ठीक है, इसके दो जवाब है। एक तो है क्या, ओवम। ओवम अभी आपको बताया था जो फीमेल एग्स का सेल होता है, एक तो वो इसका आंसर है। दूसरा इसका आंसर है नर्व सेल, ठीक है। दूसरा आंसर क्या है, नर्व सेल। तो अब प्रॉब्लम क्या है, अभी पिछले साल से मैंने ये शुरू किया, उससे पिछले साल से क्या होता था ना, मैं बता रहा था, मेरे हिसाब से पर्सनली, मेरे हिसाब से जो लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी है वो है ओवम, फीमेल जो एग सेल है, ठीक है। वो मेरे हिसाब से सबसे लार्जेस्ट सेल है बॉडी में। लेकिन होता क्या था,
टीचर्स कटवा देते थे। टीचर्स कहते थे क्यों भाई, हमारे हिसाब से नर्व सेल होगा। कुछ टीचर उसको चेक कर देते थे। तो अब एक ये समस्या है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपका पेपर बोर्ड में तो चेक होने जाना नहीं है, आपका पेपर तो आपके स्कूल में आपकी मैडम नहीं चेक कर रहा है। तो उसका सोचना, मैडम क्या सोचती है, मैडम का सोचना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि ये चीज जा करके जरूर एक बारी मैडम से पूछ लेना कि मैडम आप क्या कहते हो, कौन सा लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। अगर मैडम ओवम कहे तो ओवम लिख लेना, मैडम अगर नर्व सेल कहे तो नर्व सेल लिख लेना। मेरे हिसाब से माई वोट इज टूवर्ड्स ओवम। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये आपको पता करना है स्कूल में जाकर के मैडम से, ठीक है। मैं पूछूंगा मंडे को नहीं, अभी स्कूल, अच्छा मंडे को ही जाना होगा तो स्कूल, ठीक है। तो मैं मंडे को पूछूंगा आपसे कि भाई आपने मैडम से पूछा या नहीं पूछा, ठीक है। लिख के रख लो, मैडम से पूछ के आना है, साइंस वाली मैडम से, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब मान लो जैसे मैडम आपसे कहे अभी क्या करना है, टॉपिक नहीं हुआ, तो ऐसे बोल देना कि मैडम ट्यूशन में समझा था, ठीक से समझ नहीं आया, आप बता दो। तो मैडम बता देगी, ऐसे बुरा नहीं मानते मैडम, ऐसे बुरा नहीं मानेगी इस बात को, ठीक है। बस आप ऐसे ही बोलना, ऐसे बुराई करना हमारी, मैडम सर ने बताया था ट्यूशन में समझ नहीं आया था, आप बता दो, ठीक है। तो ऐसे पूछ लेना, ऐसे बता देगी वो। उनको फिर ईगो पुल होता है, हम बताएंगे ठीक से, ठीक है, तो वो बता देगी। इतनी बात समझ में आ गई। So that's all for this topic. If you have any doubt, you can always ask us in the comment section. Thank you so much.